स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। आप लोगों का पोइट्री सेक्शन चल रहा है और पोइट्री सेक्शन में आप लोग पढ़ चुके हैं फर्स्ट पोएम कैरेक्टर ऑफ हैप्पी लाइफ, और इसके बाद जो आपकी दूसरी पोएम है द ट्रू ब्यूटी, तो आज इसे पढ़ाएंगे। द ट्रू ब्यूटी माने होता है सच्ची सुंदरता, और इसके पोएट हैं थॉमस कैर्यू। तो पोएम शुरू करने से पहले थोड़ा सा जान लेते हैं अबाउट द पोएट के बारे में कि थॉमस कैर्यू जो इस पोएम के पोएट हैं, इनका जन्म कहाँ हुआ और इनकी क्या क्या क्वालिटीज़ थी, ताकि रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट लिखने में हमें मदद मिल सके। तो थॉमस कैर्यू का जन्म 1595 सन 1595 में हुआ था और इनकी मृत्यु हुई 1639 में। कैर्यूवाज आगे लिखा है, कैर्यूवाज एजुकेटेड एट ऑक्सफोर्ड एंड स्टडीड लॉ। कैर्यू जो थॉमस कैर्यू हैं इस पोएम के पोएट, उन्होंने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में शिक्षा पाई और उन्होंने लॉ यानी वकालत का अध्ययन किया। इन्होंने वकालत भी की। इन्होंने आगे लिखा है, ही सर्व्ड गवर्नमेंट इन वेनिस एंड नीदरलैंड्स। उन्होंने सरकारी विभाग में नीदरलैंड और वेनिस में नौकरी भी की। तो थॉमस कैर्यू के बारे में हमने ये जाना कि थॉमस कैर्यू का जन्म 1595 में हुआ था, 1639 में इनकी मृत्यु हुई और इन्होंने लॉ यानी वकालत की पढ़ाई की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में और वेनिस तथा नीदरलैंड में सरकारी नौकरी भी की। और उनकी फेमस कुछ कविताएं हैं, सबसे नीचे लिखी हुई हैं। ही दैट लव्स ए रोजी चिक इज एन एग्जाम्पल ऑफ फाइन लाइरिकल क्वालिटी। उनकी जो फेमस कविता है ही दैट लव्स ए रोजी चिक, एक पद्य की बहुत ही अच्छा उदाहरण है। एंड ही वॉज ए डिस्पिल ऑफ डोने एंड जॉनसन। डोने एंड जॉनसन के वो एक शिष्य भी हैं, यानी डोने एंड जॉनसन उनके गुरु रहे हैं। और जब रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट हम लिखते हैं तो कम से कम एक लाइन हमें पोएट के बारे में भी लिखनी होती है। तो आप जब इस पोएम से संबंधित रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट करेंगे तो हम लिख सकते हैं कि थॉमस कैर्यू वाज स्टडीड एट ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, ही स्टडीड आल्सो लॉ। और एक लाइन और हम जोड़ें तो हम लिख सकते हैं ही वाज ए डिस्पिल ऑफ डोने एंड जॉनसन। तो स्टूडेंट्स, आपने जाना सबसे पहले पोएट के बारे में और अब शुरू करते हैं पोएम। तो सबसे पहले ओरली हम आपको बताएंगे कि इस कविता में किस टॉपिक पर चर्चा की गई है और कविता में जो पोएट हैं थॉमस कैर्यू ये हमें क्या समझाना चाहते हैं। ट्रू ब्यूटी माने होता है सच्ची सुंदरता। कवि ने इस कविता में हमें समझाया है कि वास्तविक सुंदरता क्या होती है। कवि के अनुसार शारीरिक सुंदरता वास्तविक सुंदरता नहीं है। उसका ये मानना है कि जैसे जैसे समय गुजरता है, जैसे जैसे इंसान की आयु बढ़ती है, तो उसकी शारीरिक सुंदरता धीरे धीरे नष्ट हो जाती है। अर्थात कहने का आशय ये है कि शारीरिक सुंदरता टिकाऊ नहीं है। समय जैसे जैसे आगे बढ़ता है शारीरिक सुंदरता को नष्ट कर देता है। वो सुंदरता लगातार स्थिर नहीं रह सकती है। कवि के अनुसार वास्तविक सुंदरता, सच्ची सुंदरता मन की सुंदरता है, अच्छे विचारों की सुंदरता है और आत्मा की सुंदरता है। उसके अनुसार यदि व्यक्ति के इंसान के विचार अच्छे हैं, उसकी आत्मा सच्ची है, उसकी सोच अच्छी है, तो वास्तविक सुंदरता वही है। कवि शारीरिक सुंदरता और जो स्पिरिचुअल ब्यूटी यानी मानसिक सुंदरता है उसकी तुलना करता है और दोनों को कंपेयर करने के बाद इस निष्कर्ष पे पहुंचता है कि वास्तव में जो स्पिरिचुअल ब्यूटी होती है, मानसिक सुंदरता होती है, हृदय की सुंदरता होती है, वो कभी नष्ट नहीं होती। समय भी
उसे खराब नहीं कर सकता है, उसे नष्ट नहीं कर सकता है। कवि का मानना है कि यदि कोई महिला या कोई लड़की चाहे जितनी भी सुंदर हो, चाहे जितनी भी रूपवान हो, लेकिन यदि उसके अंदर सच्चाई के गुण नहीं है, दयालुता का गुण नहीं है, मन में दूसरों के प्रति प्रेम नहीं है, तो ऐसी सुंदरता से वो घृणा करता है, इस प्रकार की सुंदरता से वो नफरत करता है। उसके लिए वास्तविक सुंदरता मन की सुंदरता है और वो केवल मन की सुंदरता का ही प्रशंसक है, और जो आत्मा की हृदय की सुंदरता है उसी को वो सच्ची सुंदरता मानता है। तो फिलहाल ये डिस्क्रिप्शन हमने ओरली आपको बताया कविता के बारे में, और अब आपके सामने कविता खुली हुई रखी हुई है। अबाउट द पोएम लिखा हुआ है। अबाउट द पोएम जो बुक आप में आपकी बुक है ये, आप खोल लेंगे द ट्रू ब्यूटी पोएम जो 2 नंबर है उसे खोल लेंगे और उसमें देखते हैं आप अबाउट द पोएम। अबाउट द पोएम में हम आपको 1 बाय 1 वर्ड टू वर्ड पढ़ाएंगे। और लेट अस सी, लिखा है द पोएम माने कविता, द ट्रू ब्यूटी माने सच्ची सुंदरता, इज माने है, ए माने एक, फाइन माने बहुत अच्छी, लाइरिक माने पद्य, आप इट्स माने अपने समय की। तो कविता द ट्रू ब्यूटी अपने समय की एक बहुत ही बेहतरीन पद्य कविता है या पद्य है। द पोएम ग्लोरीफाइज द स्पिरिचुअल ब्यूटी एंड डिस्कार्ड्स द बॉडीली ब्यूटी। द पोएम माने सुंदरता, ग्लोरीफाइज माने प्रशंसा करती है, उसकी बड़ाई करती है। द स्पिरिचुअल माने आध्यात्मिक या मानसिक, ब्यूटी माने सुंदरता की, एंड डिस्कार्ड्स माने निरुत्साहित करती है, उस पर डिस्कार्ड माने कटाक्ष करना, और कटाक्ष करती है द बॉडीली ब्यूटी शारीरिक सुंदरता पर। तो कहने का मतलब ये है द पोएम ग्लोरीफाइज द स्पिरिचुअल ब्यूटी। कविता आध्यात्मिक सुंदरता को भव्यता प्रदान करती है या आध्यात्मिक सुंदरता को महत्व देती है और शारीरिक सुंदरता पर कटाक्ष करती है। द फिजिकल चार्म एंड ग्लोरी वैनिसेस अवे विद द पासेज ऑफ टाइम। कवि के अनुसार द फिजिकल चार्म जो शारीरिक आकर्षण होता है, चार्म माने आकर्षण, कवि के अनुसार जो शारीरिक आकर्षण होता है, एंड ग्लोरी और भव्यता, वैनिसेस माने समाप्त हो जाती है, अवे विद द पासेज ऑफ टाइम समय गुजरने के साथ साथ। कवि के अनुसार शारीरिक आकर्षण और भव्यता समय गुजरने के साथ साथ गायब हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। द परफेक्ट ब्यूटी लाइज इन फर्म माइंड। उसका मानना है द परफेक्ट माने पूर्ण, ब्यूटी माने सुंदरता, लाइज माने रहती है, इन फर्म माइंड माने दृढ़ मस्तिष्क में, जेंटल थाट्स सज्जन विचारों में, एंड काम डिजायर्स और शांत इच्छाओं में। तो कवि के अनुसार पूर्ण सुंदरता दृढ़ मस्तिष्क में, साधारण विचारों में और शांत इच्छाओं में रहती है। सो वन शुड नेवर रन आफ्टर फिजिकल चार्म। कवि हम लोगों को सलाह देता है, कवि सलाह दे रहा है यहाँ पे, सो माने इसलिए, वन शुड नेवर रन आफ्टर फिजिकल चार्म। वन माने किसी को भी, शुड नेवर माने कभी नहीं चाहिए, रन माने भागना दौड़ना, आफ्टर फिजिकल चार्म माने शारीरिक सुंदरता के पीछे या शारीरिक आकर्षण के पीछे। तो कवि कहता है कि इसीलिए किसी को भी शारीरिक सुंदरता के पीछे नहीं भागना चाहिए, बट yearning शुड बी फॉर ब्यूटी ऑफ माइंड एंड soul। बट माने लेकिन, earning माने होता है ललक, earning माने ललक, शुड बी माने होनी चाहिए, फॉर ब्यूटी माने सुंदरता के लिए, ऑफ माइंड माने मस्तिष्क की, एंड soul माने आत्मा की। कवि के अनुसार बल्कि व्यक्ति के मन में मस्तिष्क और आत्मा की सुंदरता की ललक होनी चाहिए। अर्निंग माने ललक। कवि के अनुसार व्यक्ति के मन में लिखा हुआ है, सो वन शुड नेवर रन आफ्टर फिजिकल चार्म बट अर्निंग शुड बी फॉर ब्यूटी ऑफ माइंड एंड साउल। कवि कहता है कि किसी भी व्यक्ति को
शारीरिक आकर्षण या शारीरिक सुंदरता के पीछे नहीं भागना चाहिए, बल्कि उसके मन में मस्तिष्क और आत्मा की सुंदरता को प्राप्त करने की ललक की भूख रहनी चाहिए। तो स्टूडेंट्स, कहने का मतलब ये है कि इस पोएम में जो कवि थॉमस कैर्यू हैं वो हमें समझाते हैं कि शारीरिक सुंदरता, जो फिजिकल अट्रैक्शन होता है, वो वास्तव में हमारा भ्रम होता है, माया होती है, वो वास्तविक सुंदरता नहीं है। जैसे जैसे समय गुजर जाता है, आगे बढ़ता है, तो वैसे वैसे ही शारीरिक आकर्षण कम होता जाता है, धीरे धीरे नष्ट हो जाता है। लेकिन कवि के अनुसार जो मस्तिष्क की, आत्मा की, हृदय की सुंदरता होती है वो कभी भी नष्ट नहीं होने वाली होती है। हमें उसी सुंदरता को ज़्यादा वैल्यू देनी चाहिए, उसी सुंदरता को महत्व देना चाहिए, ना कि शारीरिक आकर्षण को। और अब इसके बाद आपकी टेक्स्ट यानी जो स्टेंजाज हैं उनको हम पढ़ाएंगे, और उनको पढ़ाने से पहले थोड़ा स्टेंजाज के बारे में हम आपको ओरली बताएंगे और फिर आप शुरू करेंगे स्टेंजाज को। तो स्टूडेंट्स, पेज नंबर 80 पे जो स्टेंजाज शुरू होते हैं हमारी पोएम 2 के, द ट्रू ब्यूटी के, वो हमने आपके सामने खोल के रखे हैं, आप लोग देख पा रहे होंगे। और पोएम शुरू करने से पहले हम आपको थोड़ा बताना चाहेंगे कि इन स्टेंजाज में कवि एक प्रेमी और प्रेमिका को उदाहरण के रूप में हमारे सामने रखता है, और उनके माध्यम से हमें ये बताने का प्रयास करता है कि वास्तव में किस तरह से सांसारिक मनुष्य शारीरिक आकर्षण में फंसा हुआ है, और शारीरिक सुंदरता को प्राप्त करने के लिए वो कैसे कैसे प्रयास करता है, उसके मन में कैसे कैसे ललक रहती है, और वास्तव में वो सुंदरता जिसे प्राप्त करने के लिए मनुष्य इतना लालायित रहता है, उसकी वैल्यू क्या है, और अंत में उसका परिणाम क्या होता है। लास्ट में हमें सीख देता है कि वास्तव में सच्ची सुंदरता क्या है और हमें किस प्रकार की सुंदरता के पीछे भागना चाहिए। तो यहाँ पे सबसे पहले एक प्रेमी का उदाहरण लेते हुए कवि सेंटेंसेस में या स्टेंजाज में हमें समझाने का प्रयास कर रहा है। आप देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, ही दैट लव्स ए रोजी चिक। ही माने वह, दैट माने जो, लव्स माने प्यार करता है, ए रोजी चिक माने गुलाबी गालों को, आर माने अथवा, ए माने एक, कोरल माने मूंगे के समान, लिप माने ऊंट, एंड एडमायर्स माने प्रशंसा करता है। तो कवि एक प्रेमी का उदाहरण देते हुए समझाने का प्रयास करता है कि वह जो गुलाबी गालों को प्रेम करता है या गुलाबी गालों से प्यार करता है और मूंगे जैसे लाल लाल ओंठों की प्रशंसा करता है, आर फ्राम स्टार लाइक आइज डथ सीक, आर माने अथवा, फ्राम माने से, स्टार माने तारों के समान, स्टार लाइक माने तारों के समान, आइज माने आँखें, डथ का मतलब है डज, सीक माने तलाशता है, फ्यूल माने ईंधन, टू मेंटेन माने बनाए रखने के लिए, हिज फायर्स माने अपनी आग को, आर फ्राम स्टार लाइक आइज डथ सीक फ्यूल टू मेंटेन हिज फायर्स, अथवा अपनी प्रेमिका की आँखों में, अथवा अपने प्रेमिका की तारों के समान आँखों में अपने प्रेम की आग को बनाए रखने की कोशिश करता है। यहाँ पे फ्यूल का मतलब है ईंधन। कहने का मतलब ये है कि वह व्यक्ति या वह प्रेमी जो अपनी प्रेमिका के गुलाबी गालों को प्रेम करता है और उसके मूंगे जैसे लाल ओंठों की प्रशंसा करता है, साथ ही साथ तारों के समान उसकी आँखों में देखकर, उसकी आँखों में आँखें डालकर अपने प्रेम को लगातार बनाए रखने की कोशिश करता है। यहाँ फ्यूल टू मेंटेन हिज फायर्स, अपनी आग बनाए रखने की कोशिश करता है, यानी ईंधन को पाने की कोशिश करता है। कहने का मतलब ये है कि अपने प्रेम को बनाए रखने की कोशिश करता है। तो पूरी लाइन जो ये ऊपर वाली 4 लाइनें हैं, यदि इनका हम एक साथ अर्थ निकालें तो इसका अर्थ निकलेगा कि वह व्यक्ति या वह प्रेमी
जो अपनी प्रेमिका के गुलाबी गालों को प्रेम करता है और उसके मूंगे के समान लाल ओठों की प्रशंसा करता है, अथवा उसकी तारों के समान आँखों में झांक कर लगातार अपने प्रेम को बनाए रखने की कोशिश करता है। एज ओल्ड टाइम मेक्स दीज डिके। एज माने जैसे कि, ओल्ड टाइम माने आगामी समय, आने वाला समय, या ज़्यादा समय, मेक्स माने कर देता है, दीज माने इन सुंदरताओं को, यानी गालों को, ओंठों को, डिके माने नष्ट। तो जैसे कि समय गुजरते ही ये सुंदरताएं नष्ट हो जाती हैं, या जैसे कि समय गुजरने के साथ साथ ही इस प्रकार की सुंदरता नष्ट हो जाती है, और वो सोचता है, यानी उस प्रेमी सोचता है, सो इज फ्लेम्स मस्ट वेस्ट अवे, और प्रेमी सोचता है कि सुंदरता के नष्ट होने के साथ साथ ही हिज फ्लेम्स, हिज माने उसकी, और फ्लेम्स माने लपटें, यानी प्रेम की ज्वाला, मस्ट माने अवश्य ही, वेस्ट अवे माने बेकार हो जाएगी। तो यहाँ पे कवि एक प्रेमी का एग्जाम्पल देते हुए कहता है कि वो प्रेमी जानता है कि समय गुजरने के साथ साथ ही उसकी प्रेमिका की सुंदरता नष्ट हो जाएगी, और तब उसके प्रेम की ज्वाला भी ठंडी हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स, 1 2 3 4 5 जो 6 लाइनें हैं, यदि हम इन्हें एक में ही इनका अर्थ निकालने की कोशिश करें तो इसका अर्थ ये निकलेगा कि वह व्यक्ति जो अपनी प्रेमिका के गुलाबी गालों को प्रेम करता है, अथवा उसके मूंगे के समान लाल लाल ओंठों की प्रशंसा करता है, अथवा तारों के समान उसकी आँखों में झांक कर अपने प्रेम की आग को बनाए रखने की कोशिश करता है, अपने प्रेम की आग को तलाशता है, और वो ये जानता है कि उसकी प्रेमिका की सुंदरता समय गुजरने के साथ साथ नष्ट हो जाएगी, और उसके साथ साथ ही उसकी प्रेम की ज्वाला भी बुझ जाएगी, समाप्त हो जाएगी। अब कवि जो वास्तविक सुंदरता है वो नीचे की लाइनों में उसके बारे में वर्णन करता है। कवि कहता है आगे, बट ए स्मूथ एंड स्टेड फास्ट माइंड, बट माने लेकिन, ए स्मूथ माने बट ए स्मूथ एंड स्टेड फास्ट माइंड, बट ए स्मूथ माने सज्जन, यानी विनम्र, एंड स्टेड फास्ट माने दृढ़, माइंड माने मस्तिष्क। लेकिन कवि कहता है कि वह सुंदरता जो एक विनम्र और दृढ़ मस्तिष्क से सुसज्जित हो, जेंटल थॉट्स एंड काम डिजायर्स, जिसके विचार सज्जन हों और जिसकी इच्छाएं शांत हों, हार्ट्स विद इक्वल लव कंबाइंड। हार्ट्स माने जिसके हृदय, विद माने जुड़े हुए, इक्वल माने बराबर, लव कंबाइंड माने प्रेम से, और जिसके हृदय में बराबर, सबके लिए बराबर प्रेम की भावना हो, कैंडल नेवर डाइंग फायर्स, तो उसके प्रेम की ज्वालाएं कभी भी नहीं बुझती हैं। कहने का मतलब क्या है कि कवि कहता है कि वह प्रेमिका जिसका दिमाग दृढ़ है और स्वभाव विनम्र है, वह प्रेमिका या वह सुंदरता जिसका मस्तिष्क दृढ़ है और स्वभाव विनम्र है, जिसके विचार सीधे साधे हैं, सज्जन हैं, और जिसकी इच्छाएं शांत हैं, और साथ ही साथ जिसके हृदय में सबके लिए बराबर प्रेम है, तो उसके प्रेम की सुंदरता, उसकी सुंदरता कभी भी नष्ट नहीं होती है। वेयर दीज आर नॉट, कवि कहता है वेयर दीज आर नॉट, जहाँ पर ये नहीं हैं, अर्थात
जिस प्रेमिका में या जिस महिला में इस प्रकार की सुंदरता नहीं है, आई डिस्पाइज, तो आई माने मैं और डिस्पाइज माने घृणा करता हूँ, लवली चिक्स माने गुलाबी या प्यारे गालों से, आर लिप्स अथवा ओठों से, अथवा आर आइज अथवा आँखों से। तो कवि कहता है कि जहाँ पर इस प्रकार की मस्तिष्क की, हृदय की सच्ची सुंदरता नहीं है, तो मैं गुलाबी गालों, ओठों और आँखों से घृणा करता हूँ। अर्थात तो सच्ची सुंदरता के बिना जो शारीरिक आकर्षण से सुसज्जित गुलाबी गाल, ओठ और आँखें हैं, मैं उनसे घृणा करता हूँ। तो स्टूडेंट्स, आपकी पोएम कंप्लीट होती है। कहने का मतलब ये है कि इस पोएम में जो पोएट हैं थॉमस कैर्यू, उन्होंने हमें ये समझाया है कि वास्तव में जो हम शारीरिक सुंदरता के पीछे भागते हैं वो हमारी बहुत बड़ी भूल होती है, क्योंकि शारीरिक सुंदरता बहुत अल्पकालिक होती है, बहुत थोड़े समय के लिए होती है, और जैसे जैसे समय आगे बढ़ता है शारीरिक सुंदरता का क्षय हो जाता है। और इसके बाद जो वास्तविक सुंदरता होती है, कवि के अनुसार वो सुंदरता मस्तिष्क दृढ़ होने की है और स्वभाव के विनम्र होने की है। कवि के अनुसार सच्ची सुंदरता हमारे सज्जन विचारों में होती है, हमारी शांत इच्छाओं में होती है, और सच्ची सुंदरता में या सच्ची सुंदरता वाला व्यक्ति सबके लिए अपने हृदय में बराबर का प्रेम रखता है, और उसकी सुंदरता, उसके प्रेम की ज्वाला कभी भी बुझती नहीं है, कभी भी ठंडी नहीं होती है। वेयर दीज आर नॉट आई डिस्पाइज लवली चिक्स आर लिप्स आर आइज। और कवि कहता है जहाँ इस प्रकार की सच्ची सुंदरता नहीं है, तो मैं गुलाबी गालों, ओठों और तारों के समान आँखों से घृणा करता हूँ। मुझे उनकी सुंदरता में कोई भी इंटरेस्ट, कोई भी रुचि नहीं है। तो स्टूडेंट्स, आपकी पोएम समाप्त होती है और इससे संबंधित सेंट्रल आइडिया आपको हम लिख के भेजेंगे। आप लोग फेयर में काम करते रहें। कल आपको फर्स्ट पोएम का सेंट्रल आइडिया हमने लिख के भेजा था, उसके बाद में आपको फर्स्ट रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट की प्रति भेजी गई है। कल आपको सेकेंड रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट की प्रति मिलेगी फर्स्ट पोएम की। आपको ये फेयर पे उतारने हैं, और पहले स्टेंजा और लास्ट स्टेंजा जो आपका है फर्स्ट पोएम का, उसका रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट हमने आपको करके भेजा है। बाकी बचे हुए स्टेंजास का रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट आप स्वयं करने की कोशिश करें। हेल्प ले सकते हैं आप, जो स्टेंजाज हमने आपको लिख के भेजे हैं उनसे, और लिखने की कोशिश करें स्वयं। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाएंगे, आपकी क्वालिटी, आपकी थिंकिंग पावर बढ़ती जाएगी। और ये पोएम 2 है, इसका सेंट्रल आइडिया आगे आपको लिख के भेजा जाएगा, और इसके जो रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट होंगे उनके बारे में भी आपको बताया जाएगा। तो स्टूडेंट्स, इस सेंटेंस में इस पोएम में जो राइम स्कीम है, राइम स्कीम के बारे में आपको कक्षा 11 में ही समझाया गया था। राइम स्कीम का मतलब ये होता है कि जो लाइन में लास्ट वाले वर्ड्स होते हैं उनको जब हम बोलते हैं, जैसे चीख पहली लाइन में है और तीसरी लाइन में है सीख, तो चीख सीख दोनों में लास्ट में का निकल रहा है ई के साथ। दूसरी में है एडमायर्स, चौथी में है फायर्स, तो आयर्स निकल रहा है, इसमें भी आयर्स निकल रहा है। तो हमारी पहली लाइन में स्कीम है ए, दूसरी में है बी, फिर ए है, फिर बी है। ऐसे ही देखेंगे पांचवी लाइन में लिखा हुआ है लास्ट में डीके, लिखा हुआ है डीके, और इसमें लिखा हुआ है अवे, तो डीके अवे, इसका राइम स्कीम नहीं बन रहा है। माइंड डिजायर्स, इसका भी नहीं बन रहा है। कंबाइंड फायर्स डिस्पाइज आइस। फिलहाल जो भी राइम स्कीम हैं वो रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट में हम आपको लिख के भेजेंगे, और इसमें जो आपके
फिगर्स ऑफ स्पीच हैं उनके बारे में भी आपको बताया जाएगा। फिगर्स ऑफ स्पीच पे हमने 2 वीडियोज बनाए हैं, आप उन्हें कायदे से देखें, और यदि उनमें कोई चीज़ ऐसी है जो आपको समझ में नहीं आ रही है तो आप अपनी बुक की हेल्प ले सकते हैं। और साथ ही साथ आप जितना रिवीजन कर लेंगे फिगर्स ऑफ स्पीच का, सेंटेंसेस लिख के, आपके लिए उतना ही हेल्पफुल होगा परीक्षा में। फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही, और अब नेक्स्ट वीडियो में आपको आगे का काम बताया जाएगा। टिल देन बाय बाय।